हेलो स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब का वेग के हमने कुछ एग्जाम्पल किए। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिबिंब का वेग दर्पण में जो निकाला जाता है उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूला आए थे। प्रतिबिंब का वेग, ओके, बहुत सिंपल सी बात थी। मान लो ये एक बिंब है, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ओके, और ये सीधा जा रहा है, इसकी इमेज बन जाएगी यहां पर, डन। अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है तो इसकी इमेज आएगी, वो भी इधर ही आएगी। कितनी स्पीड से आएगी? ये 5 मीटर पर सेकेंड से। कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये इसके पास जाएगा तो प्रतिबिंब भी मिरर के पास में आएगा। और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है Vm बराबर V0 प्लस Vi/2। ये फॉर्मूला काम करेगा, ओके। लेकिन थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ कि पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास मिरर है। मिरर मतलब दर्पण। ये एंगल 45 डिग्री, ध्यान से सुनना इस बात को, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। ये एंगल 45 डिग्री है। मान लेते हैं ये आपका बिंब आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चन ये अराइज होगा कि प्रतिबिंब किस दिशा में जाएगा, और x दिशा में इसका वेग कितना होगा और y दिशा में इसका वेग कितना होगा। इसे निकालने के लिए एक तरीका तो पहले बता चुका हूं मैं आपको। क्या तरीका था? इसके दो कंपोनेंट होंगे, परपेंडिकुलर टू मिरर एंड पैरेलल टू मिरर, ओके। दो हो गए, परपेंडिकुलर टू द मिरर एंड पैरेलल टू द मिरर। लेकिन इस चीज को छोड़कर मैं एक चीज और देखता हूं कि सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि मेरा प्रतिबिंब चलेगा किस लाइन पर। अब इससे इनफाइनाइट लाइन जा रही होगी मिरर के ऊपर, इससे इनफाइनाइट लाइन, ये वाली लाइन भी जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी और ये भी जाएगी। मैं मान लो मैंने ये वाली लाइन ले ली। अगर मैंने ये वाली लाइन ले ली है तो इस एंगल का मेरे को पता नहीं है, तो मैं ये वाली किरण नहीं लूंगा। मैं वही किरण लूंगा मिरर के ऊपर गिरने वाली जिसका कि मुझे एंगल पता हो। ऐसा नहीं कि इससे आंसर नहीं आएगा, आंसर सभी से आएगा, लेकिन फिर आपको डायरेक्शन में दिक्कत आएगी। तो मुझे एंगल किसका पता है? ये गई सॉरी ओके। ओके, अब आप देखिए, यहां से एक नॉर्मल आएगा, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, ओके। दिस इज द एन एंड दिस इज एन एस, एन एंड दिस इज द नॉर्मल। अब देखिए, मुझे पता है एंगल के बारे में, ये 45, ये 45, दिस इज अगेन 45, और जब ये 45 है तो रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो गो 45 डिग्री एंगल। थोड़ा इसको इधर लिख देते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। ये 45 चली गई,
अब आप देखिए इस रिफ्लेक्टेड लाइट को मैंने आगे बढ़ाया, मुझे मालूम है इमेज कहाँ पर होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट पर होगी, डन। तो आप देखिए जब ये रे ऐसे गई, ये ऐसे गई, तो मेरी इमेज भी इस रिफ्लेक्टेड लाइट पर ऐसे जा रही होगी इमेज। क्योंकि ये मिरर के पास जा रहा है तो मेरी इमेज भी कहाँ जा रही होगी, मिरर के पास जा रही होगी। स्पीड कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। आसान सा काम हो गया। एक काम वो था ही सही, आप जानते थे इसके कंपोनेंट करके। एक काम ये आपने डायरेक्ट निकाल लिया कि ये वाई डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। अच्छा अपन कोई और एंगल लेके देखते हैं सर। 45 एंगल था, आसान सा था और आपने इस एंगल को निकाल लिया। आप एंगल चेंज करें सर और फिर देखें। चलो एंगल चेंज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। ये मिरर ये एंगल 37 डिग्री। ओके, अब ध्यान दें, यह आपका ऑब्जेक्ट और ये इधर आ रहा है अगेन 10 मीटर पर सेकंड से। अब कैसे क्या करेंगे, अगेन सेम, मैं ये रे इस पे नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा, ये वाली, क्योंकि मुझे एंगल का पता नहीं होगा। क्या मैं ये डाल सकता हूं, बिल्कुल, मुझे एंगल का पता है 37 और आप देख सकते हैं यहां पर कि दिस इज द नॉर्मल। ओके, ये 37, दिस 37, दिस इज 53 डिग्री। अब जो मेरी रे रिफ्लेक्ट होगी वह नॉर्मल से, अभिलंब से 53 मतलब 53 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो। अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो ये 37 आएगा, तो थोड़ी ये रे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस एंगल इज आल्सो 53 डिग्री। अब मैं इस रिफ्लेक्टेड रे, जो परावर्तित किरण है, उसको पीछे बढ़ाऊंगा तो ये मेरा इमेज आ जाएगा। ये इधर जा रहा है मिरर की तरफ, तो इमेज भी कहाँ जाएगी, मिरर की तरफ जाएगी। कहाँ जाएगी, मिरर की तरफ जाएगी। ओके, कहाँ जाएगी, मिरर की तरफ जाएगी। ये 37, तो दिस एंगल इज 37 और मुझे ये वाला एंगल चाहिए। कौन सा वाला एंगल चाहिए, ये वाला। तो ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है इमेज का, इसका यहाँ से यहाँ तक का एंगल। अब इस एंगल को कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल कितना आ जाएगा, ये 53, ये 53। यदि मैं यहाँ पर ये 53, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना है, 90 है। ये 37 और ये टोटल कितना यहाँ 90 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस 53, यानी कि दिस एंगल इज आल्सो 37। 37 कितना हो जाएगा आपका 64, यानी कि 74, और ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, थोड़ा सा एंगल निकालने में आप निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हो गया आपका 10 cos 74 डिग्री और ये हो गया आपका 10 sin 74 डिग्री। ओके, तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। एक तरीका ये है और एक तरीका आपने पहले देखा है। एक और एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। एक और एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। कैसे,
लेट दिस एंगल इज अगेन 37 डिग्री, इसे ले लिया। मान लेते हैं यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है, सीधा ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ओके, अब आप इसके ऊपर इंसिडेंट रे कैसे डालोगे? इंसिडेंट रे तो इनफाइनाइट होती है, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, लेकिन डालेंगे कौन सी? ये वाली। कौन सी वाली? ये वाली। यही वाली क्यों? क्योंकि इसके एंगल के बारे में मुझे मालूम है। लेट दिस इज द नॉर्मल, ये 37 है, तो आप देख सकते हैं ये 37, 53, ये 37 हो जाएगा। ये 37, तो मेरे पास यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी इसकी, सॉरी, वो आएगी इस डायरेक्शन में। ये एंगल कितना हो जाएगा? 37। जो ये रे आई इधर, ये इधर चली गई, तो जो मेरी इमेज होगी वो यहाँ कहीं पर, जहाँ पर भी इस रिफ्लेक्टेड मतलब परावर्तित किरण पर मेरी इमेज होगी। समझ में आ रही ना बात? इस परावर्तित किरण पर मेरी इमेज होगी। और उसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या करना है? हो गया आसान सा काम। फिर अगर इसकी x में और y में स्पीड पूछे तो आप यहाँ पर इसके एंगल निकाल कर x और y में इसकी स्पीड निकाल सकते हो। सर एंगल कैसे निकालेंगे? तो आप देख सकते हैं कि ये 37, ये 74, तो ये एंगल कितना हो जाएगा इसका? 74। तो ऊपर कितना हो गया? 10 cos 74 डिग्री, और ये कितना हो गया? 10 sin 74 डिग्री। ओके, इस तरह से आप x में और y में स्पीड निकाल सकते हैं। ये एक और तरीका बताया। एक तरीका आपके पास सामान्य है ही, इसको इस वाला कंपोनेंट कर दो और इसका इधर कंपोनेंट कर दो, तो अपने आराम से आंसर निकल जाते हैं। ठीक, अब अपन यहाँ पर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है दृश्य क्षेत्र, यानी कि फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू। ओके, दृश्य क्षेत्र, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? दृश्य, बहुत आसान सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका मिरर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, दर्पण और ऑब्जेक्ट। बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा, यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी। लेट दिस इज द एल, दिस इज एल, और इसकी भी लंबाई एल मान लेते हैं। ऊपर l/2, नीचे l/2, मतलब मिरर की लेंथ l है, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस l है, और मिरर से प्रतिबिंब की डिस्टेंस l है। अब क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट से एक रे डालेंगे, किरण, मिरर के वन एंड पर। ये ऐसे आ जाएगी। ऑब्जेक्ट से दूसरी रे डालेंगे दूसरे एंड पर, और ये यहां आ जाएगी।
हो गया प्रतिबिंब। ठीक है, अब आप ध्यान दें, कोई टफ बात नहीं। अब आपको इस इमेज को देखना है। किसको देखना है? इस इमेज। कहां से? यहां से। क्या आप इस इमेज को देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे। यदि आप यहां से यहां तक के बीच में कहीं भी खड़े हैं तो आप आसानी से इस इमेज को देख पाएंगे। ओके। लेकिन यदि आप इस परावर्तित किरण के ऊपर है या इस परावर्तित किरण के नीचे हैं तो आप यहां खड़े होकर इस इमेज को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परावर्तित किरण आपकी आंखों में नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहां से यहां तक हो गया फील्ड ऑफ व्यू। ओके, यहां से यहां तक हो गया फील्ड ऑफ व्यू। ओके, ये फील्ड ऑफ व्यू। एक दो और बनाता हूं मैं आपके लिए डायग्राम, फिर अपन उसकी कैलकुलेशन करेंगे। पहले डायग्राम देखो आप। ये आपका मिरर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा इसको आगे बनाते हैं। इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या बनेगा? ये होगी आपकी इमेज। डन। पलट के वापस जाएगा। एक ऐसे आएगी रे, एक इस एंड पर गई और ये वापस भी आ गई। तो दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू। दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू। एकदम ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन अभी अपन बाद में करेंगे। हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट से एक रे इस एंड पर डाली, इस ऑब्जेक्ट से दूसरी रे इस एंड पर डाली। ठीक है, और हमने उसको परावर्तित करवाई। परावर्तित किरणें यहां से यहां तक है, इसलिए ये फील्ड ऑफ व्यू होगा। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। ये ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज कंफर्म यहां बनेगी। ठीक, ये एक रे ऐसे गई, यूं चली गई, एक रे ये गई, ये यूं चली गई। बताइए प्यारे बच्चों, इसका फील्ड ऑफ व्यू कहाँ आएगा? है यहां आएगा। दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू। दृश्य क्षेत्र, मतलब आप यहां से यहां तक ही देख सकते हैं इस इमेज को। अगर आप नीचे आ गए तो इसकी इमेज को देख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला काम था, हमने देखा कि फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाया जाता है। तो अब आप लोगों को क्लियर है फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लो दो मिरर होते हैं, एक ये और एक ये। अभी आएगा, वैसे एग्जांपल लूंगा मैं इनके, अभी एग्जांपल लूंगा मैं इनके, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं अपने क्या जा रहा है। इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी? ऑब्जेक्ट की यहाँ बन जाएगी उसके सामने। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया। तो भैया ये ऐसे, ये ऐसे, फिर दूसरे एंड पे डालेंगे, ये ऐसे आ जाएगी। फिर इस पर डालेंगे, ये ऐसे आ जाएगी। और फिर इस पर डालेंगे, ये ऐसे आ जाएगी। मतलब सबको यही मिलना है। तो इसके लिए फील्ड ऑफ व्यू एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। मतलब यहां से यहां तक आपको इमेज दिख रही होगी, यहां से यहां तक आपको इमेज दिख रही होगी, लेकिन यहां से यहां तक आपको इमेज नहीं दिखेगी। इसके ऊपर भी आपको इमेज नहीं दिखेगी और इसके नीचे भी आपको इमेज
नहीं दिखेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और डायग्राम बना रहा हूँ ऐसे ही, थोड़ा सा मिरर को टेढ़ा कर देते हैं। अपने क्या जा रहा है, बहुत सी बार बच्चे बोलते हैं मिरर को किसी एंगल पर रख दो तब करके बताओ। ये ऑब्जेक्ट हम सब जानते हैं इमेज कहाँ बनेगी। अब मत कहना कि इमेज कहाँ बनती है कहाँ नहीं बनती है, बहुत सिखा दिया। ये इमेज है हमने, ये रे ऐसे गई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये यहाँ कहीं पर इमेज, दूसरी रे इस दूसरे कोने पे जाएगी नॉर्मल, और ये यहाँ पर, और ये यहाँ से आ रही होगी। शानदार, दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, यहाँ से देखने पर आपको इमेज दिखाई देगी, क्योंकि इतनी भी रिफ्लेक्टेड रे है जो दर्पण पर गिर रही है वो सब परावर्तित होकर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। फील्ड ऑफ व्यू, इधर कोई मतलब नहीं, इधर कोई मतलब नहीं। तो आपने देखा ये कि इस तरह से फील्ड ऑफ व्यू को हम लोग बनाते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, इस तरह फील्ड ऑफ व्यू की कैलकुलेशन कैसे करें। कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसका फील्ड ऑफ व्यू निकालो तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो अब इसके अगले पार्ट में मैं फील्ड ऑफ व्यू की कैलकुलेशन करवाता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। अब अपन करते हैं, बहुत आसान सा काम है, टॉपिक यही चल रहा है, फील्ड ऑफ व्यू ही टॉपिक चल रहा है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये आपका मिरर है, लेंथ है, तो छोटा कर देता हूँ ताकि रेवे बोर्ड के बाहर ना निकले, ठीक। और ये आपका ऑब्जेक्ट है एल डिस्टेंस पर, किस पर बच्चों, एल डिस्टेंस पर। वो कहेगा कि यहाँ से 12 डिस्टेंस पर फील्ड ऑफ व्यू की कैलकुलेशन कीजिए, मतलब कहाँ से कहाँ तक आप उसे देख सकते हैं। इस लेंथ को पूछेगा आपसे, ओके। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाओगे ये लेंथ भी बढ़ती चली जाएगी, तो आपको उसे डिस्टेंस देनी होगी कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट कितना दूर है। इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ। ओके, देखिए वहाँ एक रे ऐसे गई, टकरा कर वापस ऐसे आ जाएगी। एक रे ऐसे गई, टकरा कर यूं चली जाएगी। ओके, मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है y। आई हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस y। ओके, ठीक। तो अब आप देखिए, ये l है, ये l है, और ये 2l है, और ये l है, तो क्या होगा, y कैसे निकालूंगा मैं, दिस इज फील्ड ऑफ व्यू। y कैसे निकालूंगा, यहां पर मैं सिमिलर ट्राइंगल, मतलब समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, और एक ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा। एक बार फिर बता रहा हूं, ये वाला त्रिभुज, दूसरा ये वाला त्रिभुज, क्या दो त्रिभुज हो गए, ठीक। तो अब आप देखिए, यहां पर L अपॉन L, आप जानते हैं साइड का रेशियो इक्वल होता है y अपॉन, ये y है और ये कितना हो जाएगा, L, L, 2L, 2L, 4L, 4L, y बराबर कितना हो जाएगा, 4L। तो फील्ड ऑफ व्यू कितना आ गया, 4L। कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, एकदम आसान है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन।
नेक्स्ट एक और लेते हैं। सर मान लो कि ये L/4 और ऊपर वाला 3L/4 है, ये ऑब्जेक्ट, ये लेंथ L और ये इमेज I, लेंथ L। ओके, मुझे फील्ड ऑफ व्यू निकालना है यहां से L डिस्टेंस पर, मतलब ये वाला, ठीक है। ये वाला मुझे फील्ड ऑफ व्यू निकालना है। कैसे निकालूंगा? पक्की बात है कि एक रे ऐसे आएगी, पलट के ऐसे आ जाएगी, एक ऐसे जाएगी, पलट के। फील्ड ऑफ व्यू के लिए आप तित किरण कहाँ डालोगे? मिरर के इस एंड पर। दूसरा, मिरर के दूसरे एंड पर। ये डन। जो ऊपर का यहां से यहां तक है उसे y1 मान लूं, नीचे कितना मान लूं? y2। तो मेरा फील्ड ऑफ व्यू कितना हो गया? y1 प्लस y2। दिस इज माई फील्ड ऑफ व्यू। अब आगे बढ़ते हैं। y1 की कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये वाला ट्राइंगल देखिए, दिख रहा होगा। एक ये वाला ट्राइंगल देखिए, दिख रहा होगा। दो ट्राइंगल हो गए, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। क्या है? तो क्या हो जाएगा बताओ? 3L/4 L इज इक्वल टू y1 अपॉन L 3L। इससे ये गया, कितना हो गया? y1 बराबर 9L/4। नो प्रॉब्लम। नीचे आइए, ये और ये कितना हो जाएगा? L/4 अपॉन L इज इक्वल टू y2 अपॉन 3L। इससे ये गया, तो y2 कितना हो गया? 3L/4। ओके, समरूप त्रिभुज से निकालना है, कोई ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना है। तो फील्ड ऑफ व्यू कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2 कितना आ जाएगा? 9L/4 प्लस 3L/4 that is equal to 12L/4 that is equal to 3L. Okay, so this is the field of view. Done. Next. इस प्रकार से आप फील्ड ऑफ व्यू की कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। आप कहीं कहेंगे कि सर मान लो ऑब्जेक्ट इस मिरर के नीचे हो तो फील्ड ऑफ व्यू कैसे निकालें? तो एक एग्जाम्पल अपन उसका भी ले लेते हैं। फील्ड ऑफ व्यू निकालना आसान सा है, बस ऑब्जेक्ट से जो रे निकालो आप, वो मिरर के वन एंड पर और दूसरे एंड पर से परावर्तित करवाओगे। एक बात तो ये है, और दूसरी बात क्या है कि जो कैलकुलेशन करोगे उसके अंदर डेटा सही होना चाहिए। बस जैसे मान लो, एक को करते हैं अपन, ये आपका दर्पण, लंबाई L, कितनी लंबाई है? L। ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे है और ये भी लेंथ कितना है? L। क्लियर? देखिए सर, ये डिस्टेंस यहां से आते कितना हो गया? x। थोड़ा तो छोटा कर रहा हूं। और मुझे फील्ड ऑफ व्यू जो निकालना है, यहां से L डिस्टेंस ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? डिस्टेंस 2L लें, 3L लें, L। मुझे यहां पर फील्ड ऑफ व्यू,
बताइए कैसे कैलकुलेट करूँगा, आसान सा काम। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, डन। यहां से एक रे गई, पलट के यहां आ गई, एक रे यहां से गई, कहां से आ गई, यहां से आ गई। ये ऑब्जेक्ट एल है तो ये भी कितना हो गया, यहां से यहां तक एल हो गया। तो व्हाट इज द फील्ड ऑफ व्यू, यहां से यहां तक की लेंथ आपकी फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगी। मान लेते हैं दिस इज द y1 और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा y2, दिस इज y1, दिस इज y2। अब आप देखिए यहां पर दो ट्राइंगल, बहुत ध्यान से, मुझे तो केवल y1 कैलकुलेट करना है क्योंकि जो मेरा फील्ड ऑफ व्यू है वो y1 है, ये मेरा फील्ड ऑफ व्यू है, ये मेरा फील्ड ऑफ व्यू है, और जो मेरा फील्ड ऑफ व्यू है वो कितना है, y1 है। कैसे बनाएंगे y1 को, कैसे करेंगे, एक ट्राइंगल नीचे वाले को बोले, ये वाला और ये वाला, एक ट्राइंगल ये है और इसी के साथ में ये वाला ट्राइंगल भी है, हो गया दो ट्राइंगल। दिस इज द वन ट्राइंगल, दिस इज द अनदर ट्राइंगल। तो क्या होगा इसमें बताओ, नीचे वाले ट्राइंगल देखो पहले, x अपॉन एल इज इक्वल टू y2 अपॉन 3l, दिखाई दे रहा होगा, y2 अपॉन 3l। ओके, दूसरा क्या दिखाई दे रहा है आपको, दूसरा दिखाई दे रहा होगा आपको l प्लस एक्स अपॉन एल, l प्लस एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 3l। थोड़ा बहुत कैलकुलेट करें, 1 प्लस एक्स बाई एल, y1 अपॉन 3l प्लस y2 अपॉन 3l, तो क्या हो जाएगा, कैसे चला जाएगा, तो व्हाट इज y1, y1 इज इक्वल टू 3l। डन एकदम से, y1 इज इक्वल टू 3l। और एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसमें, एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, जैसे एक मिरर ये है, थोड़ा सा छोटा ले रहा हूँ मिरर, लेंथ l, और एक मिरर ये है, लेंथ l। क्लियर बच्चों, ऑब्जेक्ट को मैंने बीच में कहीं रख दिया, कहाँ पर, यहाँ पर। ये कोई सिमेट्रिक हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर x ले लो नीचे y ले लो, और ये लेंथ भी मैंने l ली है, तो मेरी इमेज भी कहाँ बन जाएगी, मालूम है आप लोगों को, l पर। ये मेरी इमेज बन गई। और मुझे फील्ड ऑफ व्यू देखना है l डिस्टेंस पर, कहाँ पर देखना है, l डिस्टेंस पर। तो मैं कैसे देखूंगा, ध्यान देना, यहां से एक रे गई, टकरा कर यूं आ जाएगी, अरे थोड़ी सीधी बननी चाहिए, यहाँ से ऐसे गई तो ये ऐसे आ जाएगी, यहाँ से एक रे गई, थोड़ी ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, रे ऐसे आ गई, ऐसे आ जाएगी, मुझे यहाँ
तो ये डिस्टेंस, यहाँ पर मुझे फील्ड ऑफ व्यू निकालना है। कहाँ से कहाँ तक का आएगा बच्चों? यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का। ओके, तो अब ऊपर वाला मैंने y1 मान लिया, नीचे वाला मैंने y2 मान लिया। पहले मैं ऊपर वाला कैलकुलेट करूँगा, फिर नीचे वाला कैलकुलेट। क्योंकि सिमेट्रिक है, इसकी लेंथ l है, इसकी लेंथ l है, तो आंसर y1 और ये लेंथ क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। अभी अभी आपने क्वेश्चन किया था, इसका आधा पार्ट आपने किया था, इसका ऊपर वाला पार्ट आपने किया था, है ना? इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में इसके ऊपर वाला पार्ट आपने किया था। अब सेम मैंने नीचे और लगा दिया। तो अगेन कैलकुलेट करूंगा तो आप ट्राइंगल दिख ही रहे होंगे, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। कितना हो जाएगा बच्चों? x अपॉन l बराबर y2 अपॉन 3l, l प्लस x अपॉन l बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 3l। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन l, y1 अपॉन 3l, y2 अपॉन 3l। इससे ये चला गया, y1 कितना आ गया? 3l। मजा आ गया। कितना आ गया y1? 3l। तो प्यारे बच्चों y1 की वैल्यू कितनी आ गई? ये रहा 3l। इसी प्रकार यहां पर भी कितना जाएगा? ये 3l। तो टोटल फील्ड ऑफ व्यू कितना हो जाएगा? फील्ड ऑफ व्यू दैट इज लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों? 3l 3l 6l। कितना हो जाएगा? 6l। ओके, ये और ये। अब मान लो कोई पर्सन यहां से या यहां से ऊपर मूव करता है u स्पीड से। कितनी स्पीड से? u स्पीड से मूव करता है। तो ये फील्ड ऑफ व्यू में कितने टाइम तक रहेगा? फील्ड ऑफ व्यू में कितने टाइम तक रहेगा? तो आप जानते हो कि फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ कितनी है? 6l। तो वो कितने टाइम तक रहेगा फील्ड ऑफ व्यू में? t इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 6l अपॉन u। इतने टाइम तक वह फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा, मतलब उसको इमेज दिखाई दे रही होगी। ओके, तो ये एक और एग्जाम्पल था फील्ड ऑफ व्यू का। अब आप आराम से सारे एग्जाम्पल इसके बैठे बैठे कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगला देखते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू बनाना है। मतलब बड़े ऑब्जेक्ट, अभी तक आपने जितना भी फील्ड ऑफ व्यू बनाया वो पॉइंट ऑब्जेक्ट का बनाया था। मान लो आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये ओके। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू बनाना है। कैसे बनेगा? कि ये A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं। सबसे पहले इसकी इमेज अपन जानते हैं कि इसके जस्ट सामने ही बनेगी। इमेज में तो कोई तकलीफ नहीं। यहां से एक रे जाएगी इधर और यूं आ जाएगी, तो इसको ये वाला भाग दिखाई देगा। और यहां से ही एक रे यहां जाएगी और ऐसे आ जाएगी, तो इसको ये वाला भाग आराम से इसकी इमेज बन जाएगी। अब नीचे वाले का देखते हैं। ये ऐसे जाएगा तो यूं निकल जाए, सॉरी ज़्यादा हो गया। और एक यहाँ जाएगी तो ऐसे आ जाएगी, तो ये P की इमेज बन गई। अब आप देखिए कि फील्ड ऑफ व्यू कौन सा होगा। अगर आप यहां रहेंगे तो आपको ये येलो लाइन दिखाई नहीं देगी, मतलब आपको उसका A भाग दिखाई नहीं देगा, B तो दिखाई देगा। अगर आप यहाँ रहते हैं तो आपको येलो भी दिखाई देगी और ग्रीन भी दिखाई पूरा। अगर आप यहाँ रहते हैं तो आपको ग्रीन येलो दिखाई नहीं देगा, ओनली आपको ग्रीन दिखाई देगा। तो जो कॉमन फील्ड ऑफ व्यू है वो कौन सा हो जाएगा? ये
ये आपका फील्ड ऑफ व्यू, दृश्य क्षेत्र, कॉमन, मतलब पूरा दिखाई देगा। यहां पर नहीं और यहां पर भी नहीं, देन यहां पर बी नहीं दिखाई देगा, यहां पर ए दिखाई नहीं देगा। तो ये कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसका फील्ड ऑफ व्यू आप आराम से बना सकते हैं। और देखिए सर लेटरल इन्वर्जन मतलब बहुत सी बार आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, यही बात कर लेता हूँ मैं। ऐसे मान लो ये एल है तो इसकी शेप कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। जैसे मान लो ये आपका एच है तो एच विल नॉट बी चेंज। मान लो ये आपका ओ है तो ओ भी सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई कहते हैं आपसे कि ये आपका ई है तो ये आपका उल्टा हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार ये लेटरल इन्वर्जन बनते हैं। बड़े ऑब्जेक्ट हैं, आप आराम से इन्हें बना सकते हो। इनकी इमेज, एल की इमेज ये बनेगी, एच की इमेज ये बनेगी, ओ की सेम रहेगी, ई की सेम नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एल की चेंज हो गई, ई की चेंज हो गई, एच और ओ की चेंज नहीं हुई। जैसे आई की भी चेंज नहीं होगी, आई की इमेज भी सेम बनेगी। तो यहाँ पर आपका ये फील्ड ऑफ व्यू वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। अब अगला चैप्टर चालू करते हैं हम लोग। इसके बाद बहुत सी बार आप लोगों ने दीवार घड़ी देखी होगी अपने घरों पर, ठीक। अब दीवार घड़ी में क्या होता है, टाइम देखने के काम में आती है। मान लो उसकी दर्पण प्रतिबिंब बने, दर्पण में उसका प्रतिबिंब बने और उस प्रतिबिंब में कितना टाइम हो रहा है आपको ये देखना हो, तो आपको वो टाइम बताना है कि प्रतिबिंब में कितना टाइम हो रहा है। बिंब आपकी घड़ी हो जाती है, बीच में दर्पण आ जाता है और इस तरफ आपका प्रतिबिंब बनता है। उस प्रतिबिंब में टाइम कितना हो रहा है हमें ये देखना है। तो दीवार घड़ी की बात कर रहे हैं। घड़ी वाली प्रॉब्लम देखा ही आगे होगा आपने। तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। ये आपकी एक वॉच होती है, थोड़ा सा क्लियर। अब आप देख सकते हैं इसमें 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 मार्क होते। ये एक यहाँ पर 1 बज जाएगी, 2 बजेगी, 4 बज जाएगी, 5 बजेगी, 6, 7 बजेगी, 8 और 9 और 10। इसके बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसमें मान लो ये आर एंड है जो कि 1 और 2 के बीच में है, और ये मिनट का हैंड है जो कि ये आर की सुई है और ये मिनट की सुई है, ये 7 पर है। अभी इसमें टाइम कितना हो रहा है बताओ, हर कोई बता देगा सर इसमें क्या है, 1:33। ओके, लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाए कि यहां पर एक दर्पण है, इस दर्पण में कितना टाइम होता हुआ प्रतीत होगा, ये आपको बताना। तो टाइम तो उतना ही होगा, टाइम थोड़ी चेंज होगा, लेकिन दर्पण में जो घड़ी है उसमें टाइम कितना दिखता हुआ प्रतीत होगा। तो इसे करने का एक आसान सा तरीका है कि आप जानते हो कि इधर भी एक घड़ी बना लो, बना लिया आपने, सेम घड़ी बनाई। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ 12 होगा और यहाँ कितना होगा 6। ओके, लेकिन यहाँ 1 2 3 आ जाएगा 1 2 3। यहाँ कितना आएगा 4 5 6
7, 8, ये कितना हो जाएगा 9, 10 और 11। ठीक, अब आप कहोगे ना इसमें क्या है, जब ये आर वाली सुई है 1 और 2 के बीच में है सर, तो ये इधर सॉरी 1 और 2 है ना, हाँ इधर भी 1 और 2 के बीच में होगी, और जो मिनट वाली है वो इधर 7 पे होगी। सर इसमें क्या परेशानी, टाइम तो वही है, हाँ टाइम वही है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ जो 1:35 हो रहे हैं, अब ये वाला इधर आ गया है और ये वाला इधर आ गया, ये वाला यहाँ और ये वाला। जब आप जनरली आप टाइम देखते हैं तो अचानक इस टाइम को क्या बोलते हैं आप, ये आपके लिए 9 होता है, ये आपके लिए 10 होता है, मतलब 10 बजकर और ये आपके लिए 5 होता है, 25 मिनट कितना होता है, तो टाइम कितना हो जाएगा 10:25। ओके, समझ में, आपको ऐसा टाइम कोई अचानक से बोले, आपको मान लो ये पता ही नहीं है कि ये इसके ऊपर क्या लिखा रहा है, आपको नहीं पता, ठीक, तो आप इस टाइम को क्या बोलोगे, यही बोलोगे। 1:35 तो आप कैसे भी नहीं बोल सकते, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्या बोलोगे आप 10:25। ओके, तो इस तरह से आप इस टाइम को रिफ्लेक्ट कर सकते हो, 10:25। क्या आसान सा काम हो गया। ओके, एक तरीका और है कि आप इसको या तो 12 में से घटा दो, क्योंकि 12 घंटे बाद टाइम रिपीट होता है, या फिर आप 24 घंटे वाली सुई है, मान लो आपको घड़ी कितनी 24 घंटे वाली, 24 घंटे में से घटाओ, सबसे बेहतरीन होता है। क्या होता है 24 आवर में से। उस मेथड को हम बाद में देखेंगे, यही देख लेते हैं अपन। 24 घंटे में से कैसे घटाएंगे सर, 1/35, ये 24 घंटे हो गए, या मैं ऐसे लिख सकता हूं 23 घंटे 60 मिनट, बिल्कुल सही है। अब इसमें से आप इसको घटा दो 1:35, तो कितना आएगा बताओ आप देखिए, एक इधर आ गया, तो ये कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया आपका 6, 5, इधर कितना बचा, ये आ गया 2, और ये कितना 23 में से गए तो कितने बचे आपके 22, 22। अब 22:25 को आप सब जानते हैं कितना टाइम होता है, ये कभी रेलवे पे देखा होगा आप लोगों ने। ओके, वहाँ तो ये या तो इसमें से 12 घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा, -12 घंटे हटा दो तो ये आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1, मतलब 10:25। सीधा राइट कर सकते हो आप। और मैं तो कह रहा हूँ ये आपने 12 घटाने की जरूरत ही नहीं थी, हम सब जानते हैं कि 22-25 कितना होता है, 10-25 होता है, सीधा सीधा हमारे पास आंसर आ गया। तो जब भी आपको ये करना है तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। एक तरीका और है इसका, आसान सा तरीका। क्या तरीका है, सबसे आसान तरीका तो ये है ही सही, लेकिन आप इस घड़ी को ऐसे बनाओ, चाहे इसकी नंबरिंग चेंज मत करो, जो नंबरिंग इधर है, जो इसके नंबर्स यहाँ ऐसे दिए हुए, ऐसे के ऐसे नंबर इधर लिख लो, तो आपको टाइम बताने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी, टाइम बताने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। मतलब नंबर चेंज मत करो। कैसे सर, जैसे यही टाइम था, अब मैंने ये घड़ी बना दी आपकी, बना दी, ओके। अब देखिए अब आप क्या करें, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 8, 7। एकदम क्लियर भैया, ओके। तो क्या होगा, जो 1 और 2 पर आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ दिखाई देगा, और वो जो है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, तो आप अपने आप कह देंगे 10:25
25 मिनट। आपने ये चेंज नहीं किया। ओके, डन। दूसरा तरीका ये होगा। मेरे ख्याल से आप इस मिरर को एक तरीके से और, इसको आप एक तरीके से और सोल्व कर सकते हैं। क्या तरीका देखें कि जो घड़ी है, जो आपकी घड़ी है, उसको बनाते हैं वापस। ये आपने घड़ी बनाई, ये 12 और ये 6, ये 3 और ये 9। ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बहुत ही आसान सा तरीका। मान लो 2:35, 36, 37। ओके, 37, 2:37 मिनट हो रहा है। आसान सा तरीका पता ही है क्या है। 23, इसमें से क्या माइनस कर दो, 37 माइनस कर दो। ये आया 3, ये आया 2, ये कितना हो गया, सॉरी 1 और ये 2, 21.23 कितना होता है ये याद है आपको, 9:23। और नहीं मालूम हो तो 12 माइनस कर लो भैया, ताकि आसान सा काम हो जाए। ओके, अब देखते हैं। ये आपका मिरर, मिरर बीचों बीच बना दो। अब आप देखिए इसका रिफ्लेक्शन जस्ट यहां आ जाएगा और इसका रिफ्लेक्शन 37 है, तो ये कहां जाएगा, ये 25, ये 24, ये कितना 23, 2 इधर तो ये भी 2 इधर, तो ये यहां पहुंच जाएगा। ओके, तो यहां टाइम कितना हो जाएगा, 9:23। इस तरह से और भी मेथड हो सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं इसके बारे में, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। बस कि आपको जो समय दिया गया है वो ऐसा प्रतीत होता है, समय नहीं बदलता है, हमें ऐसा समय दिखाई उसमें देगा। ठीक है, तो ये घड़ी वाली प्रॉब्लम मैंने आपको सिखाई। ओके, क्योंकि 1-2 बार एग्जाम में पूछ जा चुकी है। अब जब एग्जाम में पूछ जा चुकी है तो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी काम होता है। ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगले टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, रोटेशन ऑफ मिरर, दर्पण का घूर्णन। दर्पण का घूर्णन यानी कि रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर, ठीक है। अब रोटेशन ऑफ मिरर क्या होगा, ध्यान देना। रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर करने से क्या होगा, मिरर को रोटेट कर रहे हैं हम लोग। किसको कर रहे हैं, मिरर को। तो कोई मिरर है आपका,
ऐसा मान लो ये मैंने मोबाइल लिया, ये मिरर, इसको कैसे रोटेट करेंगे? ए से या ए से, ठीक। ये अभिलंब हो जाएगा, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ठीक है। तो यहां देखिए, बहुत ध्यान से देखना, ये आपका मिरर है, यह आपका अभिलंब है, एन एस, ठीक। यह आपका मिरर है, ये आपतित किरण। कौन सी किरण है ये? आपतित किरण। ये एंगल कितना? आई, ठीक है। ये कौन सी किरण? रिफ्लेक्टेड, एंगल कितना? आई, ओके डन बच्चों। ये आई तो ये भी आई, ये एंगल आई तो ये भी एंगल कितना? आई। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण। अब आप इसको मिरर को रोटेट करो, कैसे करोगे? ऐसे। तो किस पर फर्क पड़ेगा? आपका जो आपतन कोण है उस पर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि जैसे आप इसको ऐसे मोड़ोगे, अभिलंब भी ऐसे घूम जाएगा, यह अभिलंब भी ऐसे हो जाएगा। डन एकदम। अभिलंब कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। अभिलंब हमेशा दर्पण से 90 डिग्री पर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने दर्पण को घुमा दिया तो अभिलंब नहीं घूमेगा। तो जैसे आप इसको ऐसे घुमाओगे, अभिलंब घूम जाएगा, तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि जो इंसिडेंट एंगल है ये चेंज हो जाएगा। और जब इंसिडेंट एंगल मतलब आपतन कोण बदल जाएगा तो परावर्तन कोण भी बदल जाएगा, ठीक है। तो परावर्तन कोण भी बदल जाएगा। तो देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। आपतित किरण वैसे ही आएगी जैसे पहले आ रही थी, लेकिन परावर्तित किरण कितना एंगल शिफ्ट हो जाएगी हमें ये देखना है, या कितने एंगल रोटेट कर जाएगी हमें यह देखना है। देखते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा कोई खास बात नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं, इतना घबराने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। हाँ एक बात और, कई बच्चे थोड़ी सी गड़बड़ी कर जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है आपका दर्पण था, ये रहे ऐसे या ऐसे, ये दर्पण अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो अभिलंब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अभिलंब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे घुमाने पर, मुझे ऐसे ऐसे ही घुमाना है, ओके। चलो, तो ये आपका मिरर हो गया और थीटा एंगल से घूम गया। तो आप तुरंत बोल दोगे अगर सर ये थीटा से घूमेगा तो आपका जो अभिलंब है, ये नया वाला अभिलंब, वो भी पुराने से थीटा एंगल पर आगे बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब आप बताइए मुझे, आपका आपतन कोण कितना हो गया? ये हो गया आई प्लस थीटा। गॉट इट? तो बताइए जो रे है वो कैसे चली जाएगी? वो ऐसे चली जाएगी, ओके ठीक। तो ये रे कितना शिफ्ट हो गई? ये इतना शिफ्ट हो गई यार पहले से। अब निकालना यार ये कितना एंगल हुई, एंगल निकालो, एंगल निकालो, एंगल निकालो। कैसे निकालोगे एंगल? ये जो एंगल है यहां से यहां तक आई प्लस थीटा, तो मुझे मालूम है सर ये वाला जो एंगल है ये भी आई प्लस थीटा है। हाँ,
और सर जो ये बीच वाला एंगल है वो है ये थीटा, ये है आई माइनस थीटा। दिख रहा होगा आपको साफ साफ। तो बताइए सर ये एंगल कितना हो गया? ये हो गया आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा, यानी कि ये हो गया 2 थीटा। डन। तो जो परावर्तित किरण है वह कितना एंगल शिफ्ट हो जाएगी? 2 थीटा एंगल शिफ्ट हो जाएगी। परावर्तित किरण 2 थीटा एंगल शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर बात एकदम से। और किस डायरेक्शन में, ये और विशेष बात है। तो आपने दर्पण किधर घुमाया? क्लॉकवाइज। ये बनाया आपने क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो यदि दर्पण को आपने थीटा कोण से क्लॉकवाइज घुमाया तो आपकी परावर्तित किरण भी क्लॉकवाइज 2 थीटा घूमेगी। तो यहां थोड़ा लिख देता हूं मैं, यदि थीटा घड़ी की दिशा में दर्पण घूमेगा तो परावर्तित किरण 2 थीटा घड़ी की दिशा में घूमेगी। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। बार बार इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम इस बात को याद रखते हुए कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ओके, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ये आपतित किरण है और ये है परावर्तित किरण। मान लो आपने दर्पण को कितना घुमाया? 10 डिग्री। कितना? बताइए आपकी परावर्तित किरण कितना घूम जाएगी? 20 डिग्री। बस इतना था क्वेश्चन।